नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दुनिया के सामने लगभग हर मोर्चे पर नई और कठिन चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ऐसी ही एक चुनौती चुपचाप एक शांत महामारी की शक्ल में लगातार हम सबको घेरती जा रही है। करोड़ों लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि संक्रमणों से यानी इन्फेक्शन से निपटने के लिए जो सामान्य एंटीबायोटिक्स वो अभी तक लेते रहे हैं वो धीरे धीरे उनकी बीमारी से निपटने में नाकाम होती जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से हो रहा है। कई लोग डॉक्टरों से परामर्श किए बिना खुद ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खुद डॉक्टर बनना खतरनाक हो सकता है। कर्नाटक सरकार के गुपचुप सर्वे से तो ये पता लगा कि 80% दवा विक्रेता बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक की बिक्री कर देते हैं। यानी जो दवा विक्रेता हैं उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इन हालात में ऐसे सुपर बग विकसित हो रहे हैं जिन पर ये एंटीबायोटिक अब कारगर नहीं हो रहे। वैज्ञानिक इस चुनौती से निपटने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इसी दिशा में एक उत्साहजनक कामयाबी मिली है। उम्मीद की एक और किरण सामने आई है। शोध प्रकाशन से जुड़ी दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल खोजा है जो बीमारी फैलाने वाले कई तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है। इनमें वो बैक्टीरिया भी शामिल हैं जिन पर आम एंटीबायोटिक्स अब बेअसर हो रही हैं। खास बात यह है कि एंटीबायोटिक का ये मॉलिक्यूल इंसानी कोशिकाओं यानी सेल्स के लिए, जो आम सेल्स हैं, उनके लिए खतरनाक नहीं है। इस शोध में दिलचस्प तथ्य यह है कि नई तरह के इस एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल एक टेक्नीशियन के बागीचे की मिट्टी के सैंपल्स में मिला है। मिट्टी के सैंपल्स से कई माइक्रोब्स निकाले गए। इनमें से एक माइक्रोब ने पेट की बीमारी से जुड़े एक बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोली को खत्म करने की अद्भुत क्षमता दिखाई। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट किम लुइस के मुताबिक ये खोज बता रही है कि कई बार हमारी नज़रों के सामने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें छुपी रहती हैं जो काफ़ी काम की हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए तरह के एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया में प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार राइबोसोम्स पर इतना कारगर तरीके से काम करता है जैसे बाकी एंटीबायोटिक्स नहीं कर पाती। किम लुइस के मुताबिक राइबोसोम एक आकर्षक एंटीबायोटिक टारगेट है क्योंकि बैक्टीरिया आमतौर पर उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित नहीं कर पाते जो राइबोसोम को निशाना बनाती हैं। यह एंटीबायोटिक ऐसी ही एक दवा है। नेचर पत्रिका ने इस शोध के सहलेखक और कनाडा के हैमिल्टन की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के एक केमिकल बायोलॉजिस्ट गैरी राइट के हवाले से बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दवाओं की पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। राइट और उनके वैज्ञानिक साथी ऐसे माइक्रोब्स का पता लगाने पर काम कर रहे हैं जिनमें बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की नई क्षमताएं हों। नई एंटीबायोटिक्स की खोज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी में बैक्टीरिया ने सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध रेजिस्टेंस विकसित कर लिया है, जिसकी वजह से उन पर यह एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाती। एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग की समस्या दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसा हुआ है एंटीबायोटिक्स के बढ़ते दुरुपयोग के कारण। जैसा हम जानते हैं कि कई लोग बीमारियों के इलाज के लिए खुद ही एंटीबायोटिक्स यानी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब संक्रामक माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या अन्य परजीवी ऐसी क्षमता विकसित कर लें कि वो उनसे निपटने से जुड़ी दवाओं को बेअसर कर दें। दुनिया में इसे साइलेंट एपिडेमिक माना जा रहा है जो मानवता के सामने सबसे बड़े खतरे के तौर पर खड़ा हो गया है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। भारत के लिहाज से ये ज़्यादा अहम है क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टीबी से ग्रस्त आबादी भारत में है। इसकी वजह है एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने ऐसे कई बैक्टीरिया का पता लगाया है जिन्होंने पारंपरिक एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर दिया है। दवा कंपनियां ऐसे में नई एंटीबायोटिक्स बना रही हैं, लेकिन इसमें भी उतनी कामयाबी नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं ये जो आप इस वक्त ग्राफ देख रहे हैं। WHO के मुताबिक करीब 30 नए एंटीबायोटिक्स को तैयार करने पर काम चल रहा है, लेकिन इन पर भी बैक्टीरिया भारी पड़ सकते हैं।
ऐसे में वैज्ञानिक अब एंटीबायोटिक से ऊपर उठकर नई रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए नए डिजाइनर मॉलिक्यूल्स, सेल स्लाइसिंग एंजाइम्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर काम चल रहा है। हर साल दुनिया में करीब 77 लाख लोगों की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मौत होती है और इनमें से करीब 50 लाख मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या सुपर बग से जुड़ी हैं। 2019 में भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जुड़ी मौतों की संख्या 3 लाख थी, जो अब लगातार बढ़ रही है। इसी का तोड़ निकालने में जुटे वैज्ञानिकों को इस साल एक और बड़ी कामयाबी मिली। जिस जटिल समस्या की तह तक पहुंचने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दशक भर से ज्यादा लग गया, उसका हल निकल गया 2 ही दिन के अंदर एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के इस्तेमाल से। इंपीरियल कॉलेज लंदन में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर जोजे पेनेडीज और उनकी टीम को यह साबित करने में सालों लग गए कि सुपर बग एंटीबायोटिक्स के प्रति क्यों प्रतिरोधक हो गए हैं। उन्होंने एक शानदार हाइपोथेसिस तैयार की। इसके बाद उन्होंने गूगल द्वारा तैयार किए गए एक एआई टूल को साइंटिस्ट के सामने भी ये समस्या रखी और हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे के अंदर ही को साइंटिस्ट नाम के इस एआई टूल ने भी वही नतीजा निकाला, उसी हाइपोथेसिस की पुष्टि की जिसे सालों के शोध के बाद प्रोफेसर जोजे पेनेडीज की टीम ने तैयार किया था। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक सुपर बग्स वायरस जैसी टेल्स का इस्तेमाल कर अलग अलग प्रजातियों में अपनी पहुंच बना देते हैं। एआई टूल द्वारा भी ठीक अपनी हाइपोथेसिस की पुष्टि किए जाने से वो हैरान रह गए। हैरानी इसलिए भी कि उनकी रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए एआई सिस्टम के लिए उस तक पहुंचना असंभव था। इसका मतलब यह है कि एआई ने भी मौलिक तरीके से इस सवाल पर काम किया और उसका नतीजा निकाल दिया। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज ने बीबीसी को बताया कि उन्हें काफी देर तक तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने गूगल तक को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनके कंप्यूटर तक गूगल की पहुंच है, लेकिन गूगल ने कहा कि गूगल उनके कंप्यूटर से कभी जुड़ा ही नहीं। इससे उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि एआई ऐसी समस्याओं के हल में बहुत ही अहम साबित हो सकता है। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज ने माना कि एआई के इस्तेमाल से सालों की मेहनत से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई टूल को साइंटिस्ट ने न सिर्फ एक हाइपोथेसिस सामने रखी बल्कि 4 अन्य हाइपोथेसिस भी तैयार कर दी और सभी तार्किक हैं। ऐसा उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। खास बात यह है कि गूगल के एआई टूल को साइंटिस्ट ने लॉन्च होने के फौरन बाद ही ये कमाल कर दिखाया, यानी आने वाले दिनों में ये कई और कमाल कर सकता है। ये वाकया एक बार फिर साबित कर रहा है कि एआई का इस्तेमाल साइंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निकालने में अहम हो सकता है। सुपर बग ऐसी ही एक चुनौती है। को साइंटिस्ट गूगल के जेमिनाई 2.0 एआई सिस्टम पर तैयार किया गया है, जो वैज्ञानिकों के लिए उनके साथी की तरह काम कर सकता है, नई हाइपोथेसिस और रिसर्च के नए नए प्रपोजल तैयार कर सकता है। गूगल के मुताबिक उनका ये टूल बायोमेडिकल और वैज्ञानिक खोजों को तेज करने और नए विचारों को तैयार करने में रिसर्चर्स की सहायता के लिए तैयार किया गया और इसका नतीजा लॉन्च होने के तुरंत बाद ही दिखना भी शुरू हो गया। ऐसे में भविष्य में एआई की भूमिका को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कई जानकार जहां मानते हैं कि एआई भविष्य में वैज्ञानिकों की जगह ले सकता है, नौकरियां खा सकता है, वहीं कई लोग मानते हैं कि ये नई खोज करने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही सहायक टूल, असिस्टेंट की तरह साबित हो सकता है। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज का कहना है कि मैं इससे जुड़े डर को समझता हूं, लेकिन ऐसे बहुत ही शक्तिशाली टूल उसके नकारात्मक पहलुओं पर काफी भारी पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर पर विज्ञान बदल जाएगा। बीते 1 साल में एआई के नए नए टूल्स विकसित हुए हैं। वैसे इससे पहले ही एआई के कारनामों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे 2023 में भी एआई के इस्तेमाल से एक नई एंटीबायोटिक की खोज में बड़ी कामयाबी मिली थी। अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने एआई के इस्तेमाल से एक नया एंटीबायोटिक खोजा था जो एक सुपर बग को मारने की क्षमता रखता है। नेचर केमिकल बायोलॉजी में पब्लिश हुई इस रिसर्च में कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और अमेरिका की MIT ने हिस्सा लिया। 2017 में एसिनेटोबैक्टर बोमेनियाई नाम के एक बैक्टीरिया को WHO ने एक सुपर बग के तौर पर पहचाना था, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल था। यह बैक्टीरिया न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस जैसी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। आमतौर पर यह बैक्टीरिया अस्पतालों में पाया जाता है, जहां यह लंबे समय तक बना रह सकता है। WHO का मानना है कि इस वजह से निमोनिया, टीबी या दूषित खाना खाने से होने वाली बीमारियों का इलाज मौजूदा दवाओं से किया जाना मुश्किल होता जा रहा है,
क्योंकि शरीर में इन बीमारियों के बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो चुके हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई के जसलोक अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च डॉक्टर राजेश पारिक। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि एक डॉक्टर के तौर पर एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल, खासतौर पर भारत में जहां लोग खुद ही दवा ले लेते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो गया है। भारत में तो लोग खुद एंटीबायोटिक ले लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन दुनिया भर में डॉक्टर्स भी बहुत ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि मरीज ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए, और बहुत जगह में डॉक्टर्स जो एकदम स्ट्रांग एंटीबायोटिक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से जो जंतु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनका रेजिस्टेंस हो जाता है ये एंटीबायोटिक से। सो अगले बार किसी को वो तरह की बीमारी हुई तो एंटीबायोटिक का कुछ फायदा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, उसे देखते हुए आप क्या राय देंगे लोगों को? लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप खुद कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना, डॉक्टर को पूछे बगैर आप एंटीबायोटिक नहीं लेना। और डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप जो सबसे कम पावर के एंटीबायोटिक है वो पहले देना। दूसरी बात यह है कि हम सबको समझना चाहिए कि कुछ बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। जैसे वायरसेस आते हैं और अपने आप ज़्यादा करके एक हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। तो अमेरिका में तो लोग कहते हैं कि इनके लिए अगर आप एंटीबायोटिक दोगे तो एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 7 दिन लगेंगे। तो लोगों को लगता है और डॉक्टर्स को लगता है कि एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है, इससे शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही नुकसान हो रहा है दुनिया भर। डॉक्टर पारिक, पिछले कुछ साल में एक शब्द सुपर बग जो है काफ़ी ज़्यादा चलन में आया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर लिखा जा रहा है। ये क्या है, इसकी समस्या कितनी गंभीर है, ये कैसे पारंपरिक एंटीबायोटिक्स से बच निकलता है, और क्या ये लोगों की मौतों का कारण बन रहा है और आगे और बनेगा? तो सुपर बग ऐसे तरह का जंतु रहता है जो टोटली रेजिस्टेंस है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, MDR, यानी बहुत ही एंटीबायोटिक, सभी ज़्यादा करके जो अभी एंटीबायोटिक्स हैं उनसे रेजिस्टेंट है, और एंटीबायोटिक्स या IV जाए या लोग ले ले उससे कुछ असर नहीं होता है, और इससे लोगों की मौत हो रही है दुनिया भर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में TB में है, ट्यूबरकुलोसिस, जो इतना अभी फैल रहा है हमारे देश में, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स है वो ये सुपर बग्स पे जरा भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके वजह से दुनिया में अभी बहुत मौत हो रही है। लेकिन नए नए एंटीबायोटिक्स भी आ रहे हैं। शायद आपने सुना होगा कि कल ही जो नेचर जर्नल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक नई एंटीबायोटिक अभी आ गई है जो सुपर बग पे चलती है, और ये एकदम एक्सीडेंटली किसी के बगीचे में मिल गई। तो नए एंटीबायोटिक्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये सुपर बग्स और भी पावरफुल हो जाएंगे। तो हमको बहुत ही संभाल के ये सुपर बग्स की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। डॉक्टर पारिक, अब AI जो है दुनिया के सामने तमाम समस्याओं के हल के तौर पर सामने आया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में AI ऐसी तमाम बीमारियों और यहाँ तक कि कैंसर का इलाज निकालने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? AI में तो बहुत ही उम्मीद है हम सब लोग की, और AI अभी भी नए नए सॉल्यूशंस ला रहा है। कुछ साल पहले MIT में AI के साथ एक नई एंटीबायोटिक आ गई जो AI ने खोज निकाली। उसका नाम था हैलसिन, और 2001 स्पेस ओडिसी में एक कंप्यूटर था हैल करके, तो उसके नाम पर ये एंटीबायोटिक का नाम दिया है। तो अभी भी एंटीबायोटिक्स आ रही है AI से। कैंसर में
में क्या होगा हम बोल नहीं सकते हैं। प्रोग्रेस होगा डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन परमानेंट क्योर मिलेगा कि नहीं, मुझे तो लगता है मिलने वाला है। वो कितने सालों में मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन एआई के साथ वो ज़रा जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारेख विस्तार से इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि एआई जो है वो जल्द ही कैंसर का भी इलाज निकाल सकता है, कई बड़ी बीमारियों के इलाज वो निकालेगा। और उससे पहले जो आपने एक सलाह दी लोगों को कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वो अपने आप न करें, खुद डॉक्टर न बने, क्योंकि ये भविष्य में उनकी जान के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है दवाओं के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो हम एआई की भी बात कर रहे थे। एआई का इस्तेमाल मेडिकल जगत में तमाम बीमारियों के इलाज में अब हो रहा है। उनका इलाज ढूंढने के लिए जमकर इस्तेमाल इसका चल रहा है। समय पर पता लग जाए, लैब्स जो हैं दुनिया भर की दिन रात इसमें जुटी हुई हैं। और ऐसी एक बीमारी जिसे लेकर एआई पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोग जता रहे हैं वो है कैंसर। दरअसल इंसान कंप्यूटर नहीं है, वो उसकी अपनी सीमाएं हैं। दुनिया भर में मौजूद हर जानकारी को न तो वो याद रख सकता है, न समझ सकता है, और न ही उसका विश्लेषण कर सकता है। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसा कर सकते हैं, जिन पर एआई को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। एआई एक साथ दुनिया भर में मौजूद हर उस जानकारी को खंगाल सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है जो उसके दायरे में है या जिस पर उसे ट्रेन किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है। सैकड़ों साल में जो अथाह साइंटिफिक लिटरेचर तैयार हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं जो छपे हैं या छप रहे हैं, वो उन्हें कुछ ही देर में पढ़ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है, उनमें जो पैटर्न है उसका पता लगा सकता है। तो इंसान ये काम सैकड़ों साल में करेगा या कई सैकड़ों इंसानों को ये काम करने में बहुत समय लगेगा। एआई को अगर ये काम दिया जाएगा तो कुछ ही पलों में या कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटे में उस काम को कर सकता है, वो पूरा विश्लेषण वो कर सकता है। यही एआई की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से बीमारियों के इलाज को खोजने में एआई सबसे कारगर होने जा रहा है। गूगल का को साइंटिस्ट एआई टूल ऐसा ही एक उपकरण है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसने 48 घंटे में वो हाइपोथेसिस ढूंढ निकाली जिस पर दशक से वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम काम कर रही थी। तो कैंसर की बात करें तो सबसे पहले तो एआई के इस्तेमाल से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस मरीज़ को कैंसर होने की संभावना है, यानी उसके जो अलग अलग डेटा हैं उसके टेस्ट से जुड़े हुए, उसे देखकर पहले ही पता लग सकता है। फिर किसी को कैंसर अगर हो जाए तो जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सकता है। दिक्कत यही होती है कि कैंसर तीसरी या चौथी स्टेज में जाकर पता लगता है, तो एआई जल्द पता लगा सकता है। कैंसर के किस मरीज़ के लिए कैसा इलाज ठीक रहेगा ये भी पता लगाया जा सकता है, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो कम से कम होंगे। कैंसर के जो सब टाइप्स हैं उसमें ज़रा भी अंतर होगा तो एआई उसे पहचानने में मदद कर सकता है और इससे इलाज की सटीक योजना, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो तैयार हो सकता है। एआई के इस्तेमाल से दवा इस तरह से दी जा सकेगी कि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। हम देखते हैं कि जो दवा है कैंसर की, वो कैंसर की कोशिकाओं को ही नहीं मारती, बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को भी मारती हैं। जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में हम देखते हैं कि उनमें स्वस्थ कोशिकाएं भी दवा की मार से नहीं बचती। तो एआई के इस्तेमाल से ये होगा कि सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं पर ही निशाना लगे और स्वस्थ कोशिकाएं बच जाएं। एआई के इस्तेमाल से जटिल बायोलॉजिकल डेटा जो है उसका विश्लेषण जल्द से जल्द हो सकता है। जैसे हमने बताया, अथाह डेटा है और उस विश्लेषण से जो दवाएं हैं, प्रभावी दवाएं हैं, वो जल्द तैयार हो सकती हैं। अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग दवा तैयार हो सकती है, वो भी कम समय और कम लागत में। ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द दवा निकले, कारगर दवा निकले और वो कम लागत में हो, कम से कम पैसा उसमें लगे। तो यही सब तमाम खूबियां हैं जिनके चलते उम्मीद है कि एआई आने वाले दिनों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज खोज लेगा। इलाज भी ऐसा जो हर व्यक्ति की ज़रूरत के मुताबिक होगा। और जैसे हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, एक बार फिर ये सलाह सभी लोगों को कि अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स न लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेना खतरनाक हो सकता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।